नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी मित्रों का स्वागत है जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में। मित्रों, आज हम फिर से एक जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी जातक के क्वेश्चन हैं, जो भी उनके प्रश्न हैं, उनका उत्तर हमें कैसे मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। ये जन्म तिथि है 16 जनवरी 1981, 4:30 शाम, मेरठ। ये जन्म इनका मेरठ का है। ये एक युवक की कुंडली है जिनके मुख्यतः 3 प्रश्न हैं। एक तो इनकी कुंडली में धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी इनकी बार बार लगती है और छूट जाती है, इसका क्या कारण है, और ससुराल पक्ष से इनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो क्यों। ये जातक जानना चाहते हैं कि ससुराल पक्ष से बहुत कोशिश करने के बावजूद भी संबंध अच्छे नहीं बन पाते। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इनके प्रश्नों का हल क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, लग्न है मिथुन। 3 नंबर जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये है लग्न, हमारा पहला भाव। जहाँ ये 3 नंबर का मतलब हुआ मिथुन लग्न, 3 और 6 यानी कि मिथुन और कन्या, इन राशियों के स्वामी होते हैं बुध। तो यहाँ लग्नेश हुए बुध, उनकी स्थिति क्या है कि वो अष्टम भाव में आकर बैठे हैं। धन की स्थिति देखने के लिए दूसरा और 11वें घर को अगर हम विचार करें, दूसरे घर का मालिक यहाँ बनता है चंद्रमा, कर्क राशि यहाँ होने की वजह से चंद्रमा जाकर बैठे हैं 12वें घर में, जो एक अवयोग बन जाता है। 6ठे, 8वें, 12वें में किसी भी ग्रह का बैठना अवयोग कहलाता है, यानी कि कोई अच्छा योग ना होना। लेकिन पॉजिटिव बात यहाँ ये है कि चंद्रमा उच्च के होकर बैठे हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के हो जाते हैं। और अगर सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए तो इसके स्वामी होते हैं मंगल, यानी 1 और 8, इन राशियों के स्वामी होते हैं मंगल। वो कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में। फिर से वही बात कि 6, 8, 12 में बैठना कोई बहुत अच्छा योग नहीं कहलाता। लेकिन यहाँ फिर से एक पॉजिटिव बात कि सोर्स ऑफ इनकम का मालिक जो है वो अष्टम भाव में होने के साथ साथ उच्च का होकर बैठे हैं, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम थोड़े संघर्ष के साथ होगी, लेकिन होगी अच्छी, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च के होकर बैठे हैं। और धनेश चंद्रमा वो भी उच्च के होकर बैठे हैं। तो इनके पहले प्रश्न का उत्तर ये हुआ कि धन की स्थिति अच्छी है लेकिन संघर्षमय है। संघर्ष के साथ इनको, बहुत मेहनत के साथ इनको धन अर्जन करना पड़ेगा। और चंद्रमा का 12वें भाव में होने का अर्थ हुआ कि ये यदि विदेश से कोई आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में या किसी प्रकार के काम में कार्यरत रहते हैं तो इनको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरे भाव में राहु का बैठना, जैसा कि पहले भी एक कार्यक्रम में हम चर्चा कर चुके हैं कि दूसरे भाव से हम वाणी का भी विचार करते हैं, खान पान का विचार करते हैं, धन का विचार करते हैं। तो यहाँ राहु का बैठना कहीं ना कहीं जातक को वाणी से उग्र बना देता है। जो मुंह में आया वो उसने बोल दिया, स्पष्ट वक्ता राहु उसको बना देता है कि जैसा उसको लगा, जैसा फील किया, वो किसी के भी सामने बोल दिया, स्पष्टवादी। लेकिन धन की स्थिति की बात करेंगे तो राहु यहाँ बैठकर धन देंगे जीवन के उत्तरार्ध में, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में राहु जातक को यहाँ धन प्रदान कर सकते हैं। इस कुंडली में एक और दुर्योग है, मंगल और केतु की युति और उस पर राहु की दृष्टि का होना। मंगल और केतु या मंगल और राहु, अगर इनकी युति कहीं हो जाती है तो ये अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। ज़्यादा ये प्रभावशाली या ज़्यादा इफेक्टिव ये तब होगा जब ये मंगल और राहु की युति हो, क्योंकि यहाँ मंगल और केतु की युति है तो ये अंगारक योग बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं होता। लेकिन केतु और राहु हमेशा एक दूसरे के सामने आमने रहते हैं, तो राहु की दृष्टि हमेशा इस पर रहेगी। तो इस वजह से ये अंगारक योग अपना कुछ प्रभाव दिखाएगा। जातक के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा या नाराज हो जाना, ये उनका स्वभाव में होगा। और स्वभाव से एक बात का और विचार हम कर सकते हैं, मिथुन लगन, यानी कि मिथुन लगन के जो जातक होते हैं वो राजकुमार जैसी प्रवृत्ति, यानी कि प्रिंस जैसी जो स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, अपने ही अल्लड़पन में रहना, पूरे लाड़ दुलार के साथ रहना, हर चीज़ को अपनी को पूरी करवाने की इच्छा रखना,
इस तरह के स्वभाव के लोग होते हैं। धन की स्थिति का हमने विचार कर लिया, अष्टम भाव में ये जो दुर्योग लगा है इसका हमने विचार कर लिया। साथ ही साथ अष्टम भाव से हम जो इनका दूसरा प्रश्न था कि बहुत कोशिश के बाद भी ससुराल पक्ष के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा नहीं बन पाता। अष्टम भाव से हम और बहुत सी चीज़ों का विचार करते हैं, आयु, मृत्यु, आध्यात्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति की रहेगी या नहीं, और साथ ही साथ यहाँ पे ससुराल का भी विचार अष्टम भाव से ही होगा। कोई भी मृत्यु तुल्य कष्ट का विचार भी अष्टम भाव से ही होता है। अष्टम भाव के अंदर इन 4 ग्रहों का होना और उसके ऊपर राहु की दृष्टि का होना, ये ससुराल पक्ष के साथ संबंध को अच्छा नहीं होने देता। इसमें अच्छी बात थोड़ी ये है कि गुरु की दृष्टि, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9, 1, 2, 3, 4, 5। गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने की वजह से इनको इतना ज़्यादा कष्ट जीवन में नहीं देखना पड़ेगा जितना अष्टम भाव में ग्रहों के होने की वजह से हो सकता है। अब इनका तीसरा प्रश्न की हम बात करते हैं कि नौकरी इनकी कई बार लगी और किसी न किसी कारणवश वो छूट जाती है। कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि इनको या तो खुद से नौकरी को छोड़ना पड़ जाता है या वहाँ से कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि इनको कह दिया जाता है कि आप दोबारा देखें। उसका क्या कारण हो सकता है? जबकि यहाँ पर मीन राशि है, यानी कि गुरु की राशि है और गुरु बिल्कुल अपने घर के सामने बैठकर अपने घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। इसके 2 मुख्य कारण हैं, शनि का भी चतुर्थ भाव में होना और अपनी सीधी 7वीं दृष्टि से कर्म स्थान को देखना। यानी कि शनि की दृष्टि कर्म भाव पर है। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, जिस भी भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी उससे वो विच्छेद कराने का काम करेगी। और दूसरी बात अगर हम ध्यान दें इस कुंडली के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, राहु की 9वीं दृष्टि भी कर्म स्थान पर है। किसी भी भाव पर अगर हमें किसी भी चीज का विचार करना है, उस भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों का विचार सबसे पहले करना चाहिए। उस भाव पर या उसमें बैठे ग्रह पर किस किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या कोई दृष्टि नहीं है। अगर एक पापी ग्रह की दृष्टि है तो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो उस भाव से व्यक्ति का, जातक का विच्छेद होने काफ़ी हद तक प्रबल योग बन जाएगा। यानी कि जातक उस भाव से विच्छेद, यानी कि उससे पृथकता, उससे अलग होता चला जाएगा। राहु की दृष्टि का होना, शनि की दृष्टि का होना, जबकि अच्छी नौकरी का मिलना इसलिए हुआ संभव क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है और अपने ही घर के लिए है। आजकल इनको गुरु की महादशा चली हुई है और उसमें बुध का अंतर है। ये इनके लिए एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि गुरु का केंद्र में बैठना कहीं ना कहीं कुंडली के काफी दुर्योगों को समाप्त कर देने वाला होता है। गुरु हमारे सबसे शुभ ग्रह में से, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं हमारे, वो है गुरुदेव बृहस्पति। उनका केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठना ही अपने आप में कुंडली को काफी बल देने वाला होता है। शुक्र की बात अगर करें, इनके मुख्यतः 3 ही प्रश्न थे, धन की स्थिति, ससुराल पक्ष से संबंध और नौकरी। ये हम तीनों को हमने विचार कर लिया है। इसके अलावा हमें जो भी इस कुंडली के अंदर और नजर आता है, अपने दर्शकों के लिए, मैं जानकारी के लिए जो थोड़ा ज्ञान है वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। शुक्र 7वें भाव में बैठकर लग्न को सीधे अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। शुक्र की एक ही दृष्टि होती है 7वीं, उससे लग्न को देखने के कारण जातक के चेहरे में थोड़ा निखार, सौंदर्य देने का काम करेंगे और साथ ही साथ इन्हें कलात्मक गुण भी देंगे। यानी कि जातक थोड़ा क्रिएटिव हो सकता है, कला के क्षेत्र में भी उसका रुझान, उसकी रुचि हो सकती है। और इसका यहाँ शुक्र का अकेले बैठने का थोड़ा नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो ये है कि 7वां भाव जिससे हम विवाह का विचार करते हैं, यहाँ शुक्र अकेले बैठने की वजह से थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। लेकिन गुरु का केंद्र में होने की वजह से और 8वें भाव में उनकी दृष्टि होने की वजह से स्थितियां संभल भी सकती हैं। एक बात और ध्यान देने की ये है कि बुध और शनि
इनका दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो गया। बुध मकर राशि में है और शनि कन्या राशि में है। ये एक दूसरे की राशि में होने की वजह से इनका आपस में राशि परिवर्तन योग बन गया है। अगर हम इसको ये 50-50 अपना फल देने की स्थिति में आ गए हैं। बुध को यदि हम यहाँ पर रखकर विचार करेंगे तो गुरु और बुध की युति एक बहुत अच्छा फल देने वाली है जातक को, और जो भी इनकी आजकल महादशा और अंतर्दशा में भी है, तो ये पीरियड इस जातक के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और इनके अष्टम भाव में कुछ ग्रहों के लिए इनको कुछ उपाय कर लेने चाहिए। जैसे कि सूर्य को वैसे अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन है तो ये अष्टम भाव ही। सूर्य से मान सम्मान के अगर हम विचार करेंगे तो इनको उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मंगल और केतु की युति के लिए इनको कुछ उपाय कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ में सूर्य के साथ बैठने की वजह से ये बाकी के सभी ग्रह बुध और मंगल अस्त हो चुके हैं। इनकी डिग्री सूर्य के काफ़ी नज़दीक होने की वजह से सूर्य के साथ बैठ के कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है। अगर वो डिग्री, हर किसी ग्रह की डिग्री अलग अलग होती है, जिस तरह से हम विचार करेंगे कि वो सूर्य के साथ बैठकर अस्त है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बुध ज़्यादातर सूर्य के साथ पाए जाते हैं, जिससे बुधादित्य योग भी बनता है। अगर 12 डिग्री का दोनों में डिफरेंस है तो बुध अस्त नहीं होंगे, लेकिन 12 डिग्री से कम का यदि दोनों का फासला है तो वो अस्त हो जाएंगे। तो इसलिए इनको मंगल और बुध और सूर्य इन तीनों का उपाय कर लेना चाहिए, जिससे इनकी आने वाले भविष्य में इनको और कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। यदि इस कुंडली के लिए आपके भी कोई कमेंट हो, कोई आपके विचार हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।